बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस यस मैम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। कल हमने एमसीयू मतलब मैच्योरिंग साइटोयूरेथ्रोग्राम के बारे में पढ़ा था। आज हम रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि एमसीयू था किसका टॉपिक है मैम? जैसा कि एमसीयू के बारे में मैंने पढ़ा था उसी तरह हम आज पढ़ेंगे आर। ठीक है, आरजीयू की फुल फॉर्म होती है रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राम। लेकिन एमसी में हमने यूरेटर्स और ब्लडर के बारे में पढ़ा था, उसकी इमेजेस लेने के बारे में पढ़ा था। बट रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राम में हम यूरेथ्रा के बारे में या उसकी स्टडी करने के लिए उसकी इमेजेस लेंगे। तो हम रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राम में यूरेथ्रा की ही बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राम है ये भी एक रेडियोलॉजिकल टेक्निक है जिससे हमें डायग्नोसिस, ये या तो कह लो डायग्नोसिस हो जाती है। जो रेथ्रा की डायग्नोसिस करने के लिए हमें रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज हम रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो इमेजिंग जो प्रोसीजर होता है उसको हम रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राफी इज द बेस्ट इनिशियल स्टडी फॉर यूरेथ्रल एंड पेरियूरेथ्रल इमेज इन मैन एंड इज indicated in the evaluation of urethral injury structures and fistula। कहने का मतलब जो हमारा रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राम का जो प्रोसीजर है जिसको हम रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राफी कहते हैं, ये हमारे यूरेथ्रल या पेरियूरेथ्रल की इनिशियल स्टडी के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि यूरेथ्रा पे इंजरी कहाँ हुई है, स्ट्रक्चर्स हैं या फिस्टुला, इन सब के बारे में हमें रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राफी से सब पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेट फॉरवर्डेड है, रीडली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव एग्जामिनेशन, मतलब कॉस्ट इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव एग्जामिनेशन भी है। लेकिन इससे हमें जो यूरेथ्रा या पेरियूरेथ्रा की जो स्टडी है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं इंडिकेशन कि हम रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राम किस किस केस में करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन का मतलब है कि ये जो आरजीयू है हम किस किस कंडीशन में करते हैं। तो यहाँ पे अगर कभी मतलब ये कह लो कि अगर किसी भी पर्सन में यूरेथ्रल में स्ट्रक्चर्स पड़ गए हों तो हम ये करते हैं। अगर यूरेथ्रल टीयर हो गया मतलब कहीं कट लग गया यूरेथ्रल एरिया में तो हम आरजीयू करते हैं। कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मलिटीज हो मतलब पैदाइशी कोई यूरेथ्रल में कोई प्रॉब्लम हो तो हम आरजीयू करते हैं। नेक्स्ट पेरियूरेथ्रल और पोरोस्टैटिक एब्सेसिस प्रेजेंट तो भी आरजीयू का ही यूज किया जाता है, और खास तौर से फिस्टुला में भी हम आरजीयू का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किस किस केस में हम आरजीयू मतलब रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राम ही नहीं करते हैं। तो हम एक्यूट रेथ्रोराइटिस है बेलेनाइटिस मतलब अगर कभी भी यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन हो गया और एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए हम कभी भी रेट्रोग्राफी रेथ्रोग्राम का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जो हमारा जो रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम है हम उसमें नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यूरेथ्रो में इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इन्फ्लामेशन को हम आरजी करके और बढ़ाएंगे नहीं बल्कि उसको वैसे ही रहने देंगे। हम उस केस में कभी भी आरजी का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिसेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर कुछ इस टाइम में कुछ वहां पे मतलब उसका मतलब ये कह लो कुछ ये कह लो एग्जामिनेशन हुआ है कुछ, तो उस केस में भी हम ये नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है। कि जैसे मैंने कल भी बताया था जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ये एक तरह की डाई होती है जो हमें स्पेसिफिक एरिया को शो कराती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमारी एक्सरेज होती हैं उनमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, वो हमारी बॉडी को
एक मतलब पार कर पेनिट्रेट कर जाती है, बट वो हमारी बॉडी की बोन्स को पेनिट्रेट नहीं करती। इसलिए जब भी हम एक्सरे रिपोर्ट देखते हैं तो हमें बोन्स की इमेज दिखाई दे जाती है, क्योंकि ये जो एक्सरेज है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, लेकिन वो हमारी बॉडी की मसल्स ऑर्गन को पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसलिए इमेजेस में उनकी जो इमेज होती है एक्सरे इमेजेस में या एक्सरे फिल्म में, उनकी जो इमेजेस होती है प्रॉपर पर्टिकुलर नहीं दिखाई देती। तो पर्टिकुलर एरिया को दिखने के लिए या इमेजेस को फिल्म्स पे दिखाने के लिए हमें एक डाई की जरूरत होती है। जिस तरह हम डाई का यूज करते हैं ना, कलर कोडिंग या कलर, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ क्या है, तो उस तरह हम रेडियोलॉजी में डाई का यूज करते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहते हैं। तो कुछ कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है जो पेशेंट को अलग करने के लिए दिया जाता है, और कुछ कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट के थ्रू बॉडी में दिया जाता है। तो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक पर्टिकुलर एरिया में जाता है और उसके इनर मेम्ब्रेन को कवर कर लेता है, और जब भी एक्सरे रेज उस एरिया से पास होती है तो उसकी इमेज हमें फिल्म पे दिखाई देती है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यही होता है जिसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर एरिया की इमेज पता चलती है। ठीक है, तो इसमें रेट्रोग्राफी यूरेथ्रोग्राम में हम दो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं, HOCM एंड LOCM। HO का मतलब हाई ऑस्मोलरिटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और LOCM का मतलब है लो ऑस्मोलरिटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो HOCM या LOCM, इन दोनों में से हम कोई भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं, और उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब कौन सा, 200 से लेकर 300, ठीक है, उस हिसाब से हम इतना यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्री वार्मिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया हेल्प will help reduce the incidence of spasm or external sphincter। अगर हम मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो थोड़ा सा गर्म हो, वो क्या करता है, उसकी हेल्प से जो इंटरनल स्पाज्म होते हैं उनको कम किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट की। RGU मतलब रेट्रो ग्रेड इरेथ्रोग्राम के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं। तो उसमें टिल्टिंग रेडियोग्राफी टेबल विथ फ्लोरोस्कोप यूनिट एंड स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। मतलब इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें एक टिल्टिंग रेडियोग्राफी टेबल की जरूरत पड़ती है, साथ साथ एक फ्लोरोस्कोपी यूनिट की भी जरूरत पड़ती है, और एक स्पोर्ट फिल्म डिवाइस की भी जरूरत पड़ती है। टिल्टिंग रेडियोग्राफी टेबल वो टेबल होती है जिसमें हम पेशेंट को लिटाते हैं, या तो हम उसे इंजेक्ट, और जब हम उसे इंजेक्शन के थ्रू कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं तो उसकी पूरी बॉडी में वो फ्लो कर जाए, फैल जाए, तो उसके लिए हम उसको एक टेबल पे लिटाते हैं और उसको टिल्ट मतलब थोड़ा सा हिलाते हैं। वो टेबल जो होती है थोड़ी सी हिलती है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो जल्दी जल्दी मतलब फैल बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लो कैथेटर, और एक हम फ्लेक कैथेटर का भी यूज करते हैं। अब बात आती है पेशेंट प्रिपरेशन। किसी भी प्रोसीजर करने से पहले हमें प्रिपेयर होने की जरूरत होती है। तो हमें पेशेंट को किस तरह प्रिपेयर करना है इस प्रोसीजर के लिए, ये हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है पेशेंट प्रिपरेशन, इसमें इम्पटी यूरिनरी ब्लड, मतलब जब भी हम रेट्रोग्राफी रेथ्रोग्राम करेंगे तो उससे पहले पेशेंट का जो यूरिनरी ब्लडर है वो खाली होना चाहिए। मतलब उस वो पेशेंट का जो ब्लडर है उसमें यूरिन नहीं होना चाहिए, वो एकदम खाली होना चाहिए, तभी हम रेट्रोग्रेड रेथ्रोग्राम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलर्जिक टू एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, और ये भी पता करना पड़ेगा कि कहीं पेशेंट को एक्सरे जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जो हम पेशेंट को दे रहे हैं कहीं वो उसे एलर्जी कॉज तो नहीं कर रहा। अगर एलर्जी कॉज करता है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। उसके बाद है कंसेंट। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम पेशेंट से एक कंसेंट फॉर्म फिल कराते हैं जिसपे
ये लिखा होता है कि अगर कुछ भी रिएक्शन कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती। तो हम कभी भी कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है कंसेंट फॉर्म भरने की। विदाउट कंसेंट फॉर्म फिल के किसी भी पेशेंट पे कोई भी प्रोसीजर हम नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह हर चीज की जरूरत होती है किसी भी प्रोसीजर के लिए, उस तरह कंसेंट फॉर्म भी हमारे प्रोसीजर का एक पार्ट होता है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी फिल्म, जो क्या होती है, एक कॉन सुपाइन पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू ऑफ ब्लडर बेस एंड यूरेथ्रा। ये कौन है जिसमें सुपाइन पोजीशन में पोस्टीरियर से एंटीरियर व्यू हमें दिखता है किसका, ब्लडर बेस का एंड यूरेथ्रा का। यूरेथ्रा और ब्लडर बेस का हमें पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू इसमें दिखाई देता है। अब नेक्स्ट आती है टेक्निक। रेट्रोग्रेड इरेथ्रोग्राम एक प्रोसीजर है। तो अभी हमने प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा, तो अब हम बात करेंगे टेक्निक की, क्या क्या टेक्निक या क्या क्या प्रोसीजर हम इसके लिए यूज करते। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट को हम एक्सरे टेबल पे कैसे लिटाएंगे। तो हम पेशेंट को एक्सरे टेबल पे सुपाइन पोजीशन पे लिटाएंगे। सुपाइन पोजीशन का मतलब है बैक साइड वो लेटा हो, मतलब उसका जो बैक साइड है वो टेबल से अटैच हो। ठीक है, तो हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पे सीधा लेटाएंगे। नेक्स्ट, यूजिंग एसेप्टिक नेकिंग, द टिप ऑफ द कैथेटर is insert so that balloon lie in the fossa vacuolaris. Lubrication is not recommended। मतलब कहने का मतलब है कि इसके लिए, इस टेक्निक के लिए हम कैथेटर का यूज करेंगे। तो जो कैथेटर होता है वो एक ही कैथेटर कई बार कई जगह यूज हो जाता है। उस कैथेटर को हम जब पेशेंट में इंसर्ट करेंगे तो उससे पहले हम कैथेटर को एसेप्टिक टेक्निक के थ्रू उसके टिप को स्टेराइल कर लेंगे जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो। Patient should be reassured about the discomfort that is experienced during balloon inflammation। जब भी हम ये टेक्निक करते, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो पेशेंट है उसको मतलब कुछ टाइम के लिए डिस्कम्फर्ट फील होगा, जो डिस्कम्फर्ट फील होगा जो बैलून इन्फ्लामेशन के थ्रू होता है। तो कुछ टाइम के लिए पेशेंट को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील जरूर होगा। बलून इज फ्लैटेड विद 1-2 ml ऑफ स्लाइन। जो बलून होगा उसमें 1 से 2 ml का स्लाइन फिल हुआ होगा जो हम कैथेटर के थ्रू इंसर्ट करते हैं। पेशेंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन ऑब्लिक पोजीशन। जो हमारा पेशेंट होगा वो सुपाइन ऑब्लिक पोजीशन में लेटा होगा। सुपाइन ऑब्लिक पोजीशंस जो होती है एक लेटरल, जैसे हम किसी लेफ्ट या राइट साइड लेटरल साइड रहते उस तरह एक ऑब्लिक पोजीशन के थ्रू वो पेशेंट लेटा होगा। Next, penis should be placed laterally over the proximal thigh on moderate traction। जो मैन का जो पेनिस होगा वो है लेटरल साइड में उसको कर दिया जाएगा ताकि जो थाई है वो मॉडरेट ट्रैक्शन में आ जाए। नेक्स्ट, देन 20 to 30 ml of contrast material is injected under fluoroscopic guidance to fill an urethra। उसके बाद हम 20 से 30 ml कॉन्ट्रास्ट मटेरियल को फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के अंडर यूरेथ्रा में फिल करेंगे। मतलब हम यूरेथ्रा को 20 से 30 ml ऑफ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल से फिल कर देंगे। नेक्स्ट, कॉमनली स्पाज्म एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर विल इनकाउंटर which prevent filling of deep bulbar membranous and prostatic urethra। नॉर्मली जब हम कॉन्ट्रास्ट मटेरियल को इंजेक्ट करेंगे तो जो हमारे रेथ्रल स्पिंचर होगा वो इनकाउंटर्ड हो जाएगा जो हमें डीप बल्बर और मेम्ब्रेनस से प्रोस्टेटिक उरेथ्रा को भरने से रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्लो
gentle pressure is usually needed to overcome this resistance. इसके लिए हमें थोड़ा धीरे और थोड़ा प्रेशर की जरूरत होती है ताकि पूरी जगह फैल जाए। ठीक है, जैसे कि ये जिसमें हमें रेट्रोग्राम दिख रहा है, जिसमें हमें रेजिस्टेंस टू पासेस ऑफ सीएम एट द रीजन ऑफ एक्स्ट्रा स्पिंचर जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें डायलेशन भी हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं फिल्म की। हमने पेशेंट को टेबल पे लिटाया, ठीक है, साथ साथ हमने उसको कॉन्ट्रास्ट मटेरियल भी इंजेक्ट कर दिया रेथ्रल साइड में, ताकि उसकी प्रॉपर जो लेयर है वो कॉन्ट्रास्ट मीडियम से कवर हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम है वो हमें दिखाई दे। यहाँ तक हमने प्रोसीजर कर लिया। बात आती है फिल्म की। कोई भी इमेजेस हमें फिल्म पे ही दिखाई देती, तो एक फिल्म जो कोई भी जो इमेजेस मिलेगी हमें, वो हमें डायरेक्ट फिल्म पे दिखाई देगी। फिल्म जो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट या व्हाइट और ब्राउन इस तरीके कलर के होते हैं। तो हम बात करेंगे फिल्म की, तो इसमें कौन सी फिल्म होगी, तो इसमें है नंबर 1 30 डिग्रीज LOO, मतलब लेटरल एंटीरियर ऑब्लिक विथ राइट लेग एबडक्ट एंड रिफ्लेक्स। इसमें जो हम फिल्म लेंगे वो 30 डिग्री पे लेटरल एंटीरियर ऑब्लिक के साथ साथ राइट लेग एबडक्टेड एंड नी फ्लेक्स्ड के साथ हम लेंगे। नेक्स्ट है सुपाइन पोस्टीरियर एंटीरियर। जो फिल्म होगी वो सुपाइन पोस्टीरियर से एंटीरियर, मतलब सुपाइन पोजीशन में पीछे की तरफ से आगे की तरफ होगी। नेक्स्ट 30 डिग्री right anterior oblique with left leg abducted and knee reflexes के साथ लेंगे। next retrography should be followed by maculating cystoretrography to demonstrate the proximal urethra। जो हमारा रेट्रोग्राफी है वो हमारे एमसीयू मतलब मैक्चुरेटिंग सिस्टोग्राफी को ही फॉलो करेगी, जिससे हमें प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा का डेमोन्स्ट्रेट मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इनटू डायलेशन प्रोस्टैटिक डक्ट इज आल्सो बेटर सीन ड्यूरिंग मैक्चुरेशन। जो हमने कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया है उसका जो रिफ्लेक्स है वो हमें प्रोस्टैटिक डक्ट में उस टाइम दिखने को सबसे ज्यादा मिलेगा जब मैक्चुरेशन का टाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है Verumontanum is seen as voiding filling defect in posterior part of prostatic urethra। जो हमारा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा का जो पोस्टीरियर पार्ट है उस पे हमें वेरुमोंटेनम टाइप का एक डिफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डिस्टल एंड ऑफ वेरुमोंटेनम मार्क द प्रॉक्सिमल बाउंड्री ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। जो हमारा जो वेरुमोंटेनम मार्क है वो हमें यूरेथ्रा के मेम्ब्रेन की बाउंड्री पे देखने को मिलेगा। दिस इज आल्सो द रीजन ऑफ external sphincter of urethra। ठीक है, distal boundary of membranous urethra is cone of bulbar urethra। जो हमारे membranous urethra की जो बाउंड्री होती है, डिस्टल बाउंड्री होती है, वो एक कौन शेप का एक बल्बर उरेथ्रा होगा। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बल्बर मेम्ब्रेनस जंक्शन, कि हम बल्बर मेम्ब्रेनस जंक्शन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन ऑन RG is very important for assessing patient with urethral disease and for the planning urologic procedure। जो हमारा बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन का जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे रेट्रोग्राफी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमें रेथ्रल डिजीज के बारे में भी पता चलता है और साथ साथ ये हम यूरोलॉजिक प्रोसीजर की प्लानिंग भी इसी के थ्रू कर सकते हैं। When the posterior urethra is optimized, opacified, वेरुमोंटेनम विजिबल। जब भी हम पोस्टीरियर यूरेथ्रा को ऑप्टिमाइज करते हैं तो हमें वेरुमोंटेनम दिखाई देता है, और जबकि बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन कैन बी आइडेंटिफाई 1 to 1.5
सेंटीमीटर डिस्टल टू द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द बल्बो माउंटेन। और जो हमारा बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन है वो हमें वेरिमोंटेनम के का जो मार्जिन है उसके इंफीरियर साइड पे 1 से या 1.5 सेंटीमीटर एरिया तक दिखाई देता है। When the posterior urethra is suboptimally opposite, bulbomembranous junction can be elaborately localized where imaging line connected to, मतलब कहने का मतलब है जहां भी हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रा सब ऑप्टिमाइज होगा, हमारा बल्बो मेम्ब्रेन जंक्शन है वो लोकलाइज होगा जहां पे भी इंफीरियर मार्जिन कनेक्ट होगी। नेक्स्ट है anterior urethra extend from its origin at the end of membranous urethra to the urethral bundle। जो हमारा anterior urethra जो है वो बढ़ जाएगा अपने origin से लेकर हमारे urethral meatus तक बढ़ जाएगा। There is usually mild angulation of urethra where the pedulous and bulbar segment joint and the conosacral joint। Contraction is passed on constrictor node muscles, deep musculotendinous sling of bulbocavernous muscles may cause, जो हमारा जो deep muscular sling है bulbocavernous muscle वो हमारे circumferential indentation को cause करेगी। Membranous urethra should not be confused with sphincter। जो हमारे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है वो हमारे स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं होगा। Narrowing elsewhere in the urethra will clearly define as separate from membranous urethra। जो हमारे यूरेथ्रा जो नैरो हो जाएगी वो पूरी तरह हमारे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से सेपरेट दिखाई देगी, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है।